वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से रविंद्र मिश्रा। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के समाज पर बात करेंगे। हमारी बात हड़प्पा सभ्यता के समाज तक ही रहेगी, उससे बाहर नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम किसी भी समाज की बात करते हैं तो उसमें किस चीज़ की बात होनी चाहिए, यह बात आपके पास स्पष्ट हो। एक तो उस समाज में जो विविध वर्ग हैं उस पर बात होनी चाहिए। अब वो वर्ग, उसका आधार क्या है, नहीं है, वो अगला हिस्सा। फिर किसी भी समाज को जानने के लिए जरूरी है कि उस समाज में नारी या महिलाओं की स्थिति के विषय में आप बात करें। उस समाज की नारी की स्थिति क्या थी, इस चीज पर बात करेंगे। फिर उस समाज के विषय में अगर आपको जानना हो तो आपके लिए जरूरी है कि आपको वहां की शिक्षा, साक्षरता आदि पर बात करनी चाहिए। वहां के लोगों के समाज में कला की जो संकल्पना है उस पर बात की जा सकती है। इस समाज को समझने के लिए, यह समझने के लिए यह बात की जा सकती है कि उनके विश्वासों पर बात की जा सकती है। इन तमाम चीजों के जरिए हम किसी भी समाज को समझ सकते हैं। तो हम हड़प्पा सभ्यता के समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद केवल उस समाज को समझना है, और खास करके केवल समझ के स्तर पर, जो आप खास करके मुख्य परीक्षाओं में उत्तर लिख सकें। तो आइए, सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के समाज के विषय में जो जानते हैं उसमें हम यह जानते हैं कि हड़प्पा के समाज में विभिन्न वर्ग के लोग थे, यानी वर्गीय विविधता थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा समाज में वर्गीय विविधता थी। इसका क्या अर्थ हुआ कि हड़प्पा के समाज में किसान भी थे, हड़प्पा के समाज में मजदूर भी थे, हड़प्पा के समाज में शिल्पी कारीगर भी थे, हड़प्पा के समाज में व्यापारी भी थे, और हड़प्पा के समाज में वो तमाम वर्ग थे जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। संभवतः हड़प्पा के समाज में पुजारियों का वर्ग भी था, आदि आदि। इसका अर्थ है कि हड़प्पा का समाज एक विविधतापूर्ण, विविध वर्गीय समाज था। एक ऐसा समाज जिसकी संकल्पना हम आधुनिक काल में कह सकते हैं, कर सकते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें सभी वर्गों के लोग थे, लेकिन इस समाज में, बस आप समझ लें, हम उसकी बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, बस आपके पास बिंदु होने चाहिए। तो वर्गीय विविधता थी, लेकिन साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह जो वर्गीय विविधता थी, तो यहां हमें वर्ग संघर्ष दिखाई नहीं पड़ते। वर्ग संघर्ष की जगह पर वर्ग सहयोग वाला समाज होने की संभावना है। एक ऐसा समाज था जहां वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग संघर्ष की जगह पर हम वर्ग सहयोग देखते हैं। निश्चित तौर पर यह एक स्तरीकृत समाज था। यह एक स्तरीकृत समाज था, यानी समाज में स्तरीकरण था। वह स्तरीकरण किसका था? अमीर और गरीब का था। यानी ऐसा नहीं है कि समाज एक समतावादी समाज था, बिल्कुल नहीं। हड़प्पा का समाज वर्गीय आधार पर बना हुआ एक समाज था, जहां हम जो अनुमान लगा सकते हैं उसमें हमें यह अनुमान लगता है, क्योंकि हम उस तरह के वर्गीय संघर्ष आदि के कोई निशान नहीं देखते, हम उस तरह के कुछ ध्वंस वह नहीं देखते, उसके अपने चरम के समय में हमें वैसे निशान नहीं मिलते जिसमें हमें यह लगता हो कि वहां कोई आपसी संघर्ष था। हमें लगता है कि लोगों के बीच एक उच्च स्तर के वर्गीय सहयोग थे। लोगों ने समझ लिया था कि इस तरह से सभी अपने अपने कामों को करेंगे, या जिन्होंने जो काम करना चुना होगा वो उस काम को बहुत स्मार्टली डिलीवर करेंगे, तो शायद हम एक समाज के तौर पर एक विकसित समाज बन पाएंगे। ऐसी संभवतः संकल्पना हड़प्पा सभ्यता के समाज की थी जो हमें दिखाई पड़ती है। तो इसलिए यह विभिन्न वर्गों का समाज था। इस समाज में स्तरीकरण था। स्तरीकरण क्यों था? क्योंकि हम उसके शहरों में देखते हैं कि शहर में एक पश्चिमी हिस्सा है और एक पूर्वी हिस्सा है। हम देखते हैं कि पूर्वी हिस्सा वह ऊंचाई पर बना हुआ है, उसमें ज्यादातर जगहों पर उसमें अलग से किलेबंदी है, कहीं कहीं पश्चिमी हिस्से में भी है। पूर्वी हिस्सों में बने हुए मकान हमें ज्यादा भव्य नजर आते हैं, पश्चिमी हिस्से में अपेक्षाकृत छोटे मकान हैं, ज्यादा घनी आबादी होने का, और इसी के साथ साथ कुछ कुछ एक या दो कोठरियों वाले मजदूर आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं।
हड़प्पा के समाज में किसान होंगे, जब तक किसान नहीं होगा तो अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार और शिल्प विकसित कैसे होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों के अपने गांवों के किसानों के साथ एक संपर्क था, सामानों का लेन देन था, बने हुए उत्पाद गांवों की तरफ पहुंचाए जाते थे और गांवों से अनाज वह शहरों की तरफ आते थे, और भी दूसरी चीजें। तो किसान है, वह शिल्पी है, उसे आज का हम उद्यमी वर्ग कह सकते हैं, जो चीजें तैयार करता है, चाहे वह फाइंस के मन के तैयार करता हो, पत्थर के मन के तैयार करता हो, लाजवर्द के मन के तैयार करता हो, शंख की चूड़ियां बनाता हो, तांबे कांसे के औजार बनाता हो, पत्थर की मूर्तियां बनाता हो, यह जो भी निर्माण कर रहा है, बना रहा है थोड़े बड़े पैमाने पर, वह उस समाज का औद्योगिक वर्ग है। और फिर उस सामानों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना वह व्यापारी वर्ग के हिस्से में है। और उन महलों में काम कर जो भी भवन हैं, उनके आसपास वो छोटे अनाज के कोठार आदि हमें दिखाई पड़ते हैं, और दो कमरों वाले सेट दिखाई पड़ते हैं मजदूरों के कक्ष के तौर पर। तो इसका अर्थ है कि मजदूरों को रखकर अनाज खेतों पर भी और शायद यह अनाज के लिए काम भी करवाया जाता होगा। तो समाज में सभी वर्ग हैं, किसान है, मजदूर है, वह उद्योगपति है अपने समाज का, शिल्पी कारीगर जिसे हम लोग कहते हैं, वह व्यापारी है, नर नारी सभी हैं, वह तो अपनी जगह। लेकिन यह वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग का समाज है, एक दूसरे की जरूरतों को, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए कर रहे हैं। और इसलिए यह समाज लंबे समय तक लगभग एक रूप में वह जीता रहा, यह इसकी काबिलियत है। तो हाँ, क्या हमने सीखा कि समाज है, उसमें स्तरीकरण है, अमीर गरीब भी है, सभी तरह के वर्ग हैं, लेकिन वर्ग विभेद की जगह पर वर्ग सहयोग हमें दिखाई पड़ता है। आइए, किसी भी समाज को देखना हो तो समाज के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक सबसे खूबसूरत नजरिया होगा वहां के नारी के जरिए उसे देखें। अब हमें यह तो नहीं पता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए उनके सोच की बहुत सारी चीजें जो उन्होंने सोची हैं और जो लिखी होंगी, और जो बहुत सारे दफन हो गए, खत्म हो गए, जो हमारे पास उपलब्ध भी नहीं है, उसके बावजूद जो कुछ 270 चिन्हों की लिपियों में जो छोटी बड़ी कुछ चीजें मिली हैं, उनको भी अगर हम पढ़ें तो शायद हम बहुत कुछ जान सकें, लेकिन वो हमारे पास हासिल नहीं है। लेकिन हम नारी के विषय में 2-3 बातें कह सकते हैं कि एक तो यह हड़प्पा सभ्यता का समाज नारी के पूर्ण व्यक्तित्व की कद्र करने वाला समाज था। नोट करें कि वह नारी के पूर्ण व्यक्तित्व की कद्र करता है। यानी यहां जहां तक हम समझ पाते हैं कि नारी पर किसी भी किस्म की निरोग्यता नहीं लादी गई है। निरोग्यता यानी उसे किसी भी चीज के लिए अयोग्य करार नहीं दिया गया है। वह एक तरह से सहज और समतापूर्ण समाज में, यानी नर नारी की बराबरी वाले समाज में जीती हुई हमें दिखाई पड़ती है। नारी को सहज तरीके से स्वीकार करने वाला समाज है। इसलिए हमें लगता है कि नारी की समाज में एक महत्वपूर्ण स्थिति है। हमने हड़प्पा सभ्यता के शहरों से हम क्या सीखें या शहर बनाना सीखें, जैसे वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ जो घर हैं, उन घरों में जो आंगन है, आंगन आधारित घर हैं, और संभवतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि आंगन में महिलाएं बैठकर सूत वगैरह काटने का काम करती होंगी, संभवतः कपास के काम करती होंगी। लेकिन हमने कहा था कि बाहर के लोग उन घरों से कुएं में आकर पानी लेकर जा सकते थे, लेकिन घर के भीतर वह ताक झांक करके नहीं देख सकते थे कि घर की महिलाएं क्या कर रही हैं। यानी नारी की गरिमा और निजता का, नारी की गरिमा और निजता का ध्यान रखने वाला समाज था। यह एक बहुत एडवांस समाज हो सकता है। आज भी हम भारतीय समाज में नारी की गरिमा और निजता का सम्मान करना शायद नहीं सीख पाए।
हम ये नहीं करें हड़प्पा सभ्यता का समाज 100% ऐसा होगा, लेकिन उनकी मंशा यह दिखाई पड़ती है कि वो नारी की गरिमापूर्ण स्थिति और निजता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही साथ नारी के पूर्ण व्यक्तित्व, नारी को कहीं से बाधित नहीं करता, उसे कुंठित नहीं करता। मोहनजोदड़ो से मिली हुई जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति है, वह नर्तकी की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि नारी को शरीर के साथ भी और शरीर से अलग करके भी नहीं देखा जाता था। नारी की संपूर्ण सत्ता, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, उसको स्वीकार करना हड़प्पा सभ्यता में उसके समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसी के साथ साथ हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं और उसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहली शिक्षिका कौन होती है? माँ होती है। हमें ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में ये जो नारी हैं या महिलाएं हैं, इन महिलाओं के लिए या बच्चों की प्रथम शिक्षिका हैं। कैसे पढ़ाती थी उस पर बात केवल ये समझने के लिए कि यहां जो हमें बच्चों के लिए खिलौने मिलते हैं, वह खिलौने हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बच्चों के लिए जो खिलौने बनाए वो शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित हैं। रस्सी पर चढ़ने उतरने वाला बंदर हो या पक्षियों के जैसे बजने वाली सीटियां हों या और भी दूसरे जिस तरह के खिलौने आज हम बच्चों के लिए देखते हैं कि वो बच्चे ऐसे ऐसे कुछ करतल ध्वनि करते हैं या कुछ बजाते हैं, वो रस्सियों पर ऐसे यहां से वहां जाते हैं, ऐसे खिलौने हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बनाए और संभवतः इन खिलौनों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और वह काम महिलाएं करती थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की प्रमुखता है और नारी को या धरती की उर्वरा शक्ति के रूप में नारी के गर्भ से पौधा निकलते हुए हमें वह मुद्रा दिखाई पड़ती है। यानी नारी को उर्वरा शक्ति के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो नारी के हर पहलू समाज में न केवल स्वीकार्य हैं, बल्कि सभी पहलुओं को मिलाकर वह नारी के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के समाज में हम यह कह सकते हैं कि नारी एक सम्माननीय स्थान का सुख प्राप्त करती थी। उनके जीवन में शायद वैसी अयोग्यताएं नहीं लादी गई थी, उन पर सच्चाई जैसा प्रतिबंध नहीं था जो पुरुष समाज की बपौती हुआ करता है। इसी के साथ साथ हम कहीं कहीं देखते हैं कि हमें युग्म समाधान मिलता है, यानी महिला और पुरुष दोनों के शव एक साथ दफनाए गए। यह एक सवाल हो सकता है कि क्या यह दोनों जो दफनाए गए हैं यह सती प्रथा की तरफ इशारा है? हम नहीं कह सकते, हो सकता है किसी और कारण से भी ऐसा हो, वह सती प्रथा की तरफ इशारा नहीं हो सकता। यदि यह सती प्रथा जैसी कोई चीज थी तो यह महिलाओं के संदर्भ में एक नकारात्मक बिंदु की तरफ पहचानी जा सकती है, लेकिन हम वाज़ेह तौर पर ऐसी कोई बात वह नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। तो नारी की स्थिति देख ली हमने। अब शिक्षा, जिस समाज में शिक्षा होगी वह समाज उच्च दर्जे का होगा। अब एक बात बताइए कि चूंकि हड़प्पा की सभ्यता में हमें लिपि हैं, अक्षर मिले हैं, कम से कम 270 चिन्ह हैं और बहुत बड़ी संख्या में मुद्राओं पर लिखे हुए हैं, कुछ पट्टिकाएं मिली हैं। जिस समाज के पास लिपि है वह समाज शिक्षित तो होगा ही। हम लोग कहते हैं वैदिक समाज के लोग लिखना नहीं जानते थे, मौखिक शिक्षा देते थे। इस समाज में तो लिखना भी जाना हुआ था और इसका अर्थ है कि इन्होंने इसका प्रयोग किया होगा। हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने भी ग्रंथ लिखे हों, इनके साहित्य हों, इनके दर्शन हों, लेकिन इनके साहित्य और दर्शन कुछ इस तरह की चीजों पर उन्होंने लिखे हों जिनके ठोस भौतिक अवशेष अब तक
बचे रह पाने संभव नहीं। कागज जैसी ही किसी चीज पर लिखी हो, चन्नू दड़ों से स्याही के दवात जैसी एक आकृति की चीज तो मिली ही मिली है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शिक्षा है साक्षरता, और हमने कहा कि शिक्षा को नारी के जरिए प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर उनका भी इस्तेमाल होता है। तो एक शिक्षित और साक्षर समाज है, तो निश्चित तौर पर जो शिक्षित समाज है तो उसके जीवन स्तर बेहतर होंगे। इसलिए हम यहां देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें एक बेहतर जीवन स्तर दिखाई पड़ता है। हम कैसे पहचानेंगे बेहतर जीवन स्तर? हम 2-3 तरीके से जान सकते हैं। जब आप यह देखेंगे कि विशिष्ट कलात्मक चीजें आपको मिलें, कलात्मक वस्तुएं, आप यह देखें कि लोग जो है विशिष्ट किस्म के श्रृंगार प्रसाधन के शौकीन हों, हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ चीजें जो सामान्य तौर पर, जैसे मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां, और साथ ही साथ ये जो मृण मूर्तियां हैं ये साधारण हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, यानी लगभग सामान्य घरों में सब में पाए जाते होंगे। लेकिन साथ ही साथ शानदार कलात्मक पत्थर की मूर्तियां कम संख्या में, ये कलात्मक हैं, शानदार कलात्मक हैं, ये कम संख्या में हैं। यानी लोगों ने वह जीवन स्तर बहुत सारे लोगों ने हासिल किया था। यहां के पुरुष और महिलाएं दोनों श्रृंगार प्रिय नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों के जमाने में भी जो ट्रेंड आज की तारीख में देखते हैं, मुझे भी आप देख सकते हैं कि लोग एक छठी भी बेहतर दाढ़ी रखने के शौकीन हैं। हड़प्पा सभ्यता के पुरुष भी वो विशेष स्टाइल में अंगोछे डालने वाले कंधे पर वो हमें दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हमें मिलते हैं। तांबे का वह बादाम के आकार का आईना हमें मिला है, दर्पण। यानी यह समाज एक बेहतर जीवन जीने, एक बेहतर लाइफ स्टाइल को पसंद करता था। और यह समाज वह कैसे होगा जब किसी समाज में वर्ग वह लगातार उन्नति करे, धन की बेहतर प्राप्ति हो, तो यह उनके व्यापार, वाणिज्य, कृषि, तमाम तरह की चीजों से होता था। इसी के साथ साथ एक समाज ऐसा होगा जिसके विषय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे उनके विश्वास कैसे थे। तो वह हम धर्म संबंधी अवधारणा में बात करेंगे। यहां केवल यह समझें कि ये लोग, जैसे आज भी भारत के लोग बहुत सारे देखेंगे, मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वगैरह होता है और बहुत सारी चीजें दान में दी जाती हैं, यह मानकर कि ये जो मृत व्यक्ति है, ये जो दूसरे लोक में जाएगा, ये वस्तुएं वहां इसके काम आएंगी। हड़प्पा सभ्यता में भी हम देखते हैं कि वहां की जो हमें कब्र मिली हैं, उन कब्रों में हम देखते हैं कि वस्तुएं रखी हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वह जो कब्रों में वस्तुएं रखते हैं वो आमतौर पर बहुत ज्यादा और बहुत कीमती नहीं है। यानी एक बात ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अंत में या शुरू में जब चाहें कि उनका हमेशा से दृष्टिकोण उपयोगितावादी है, यानी वह चीजों के उपयोग पर बल देते हैं, वह चीजों के उपयोग पर बल देते हैं, वह उस तरह से व्यवहार कुशल हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि व्यवसायिक या वणिक बुद्धि से संपन्न है। इसलिए आप देखेंगे कि इवन उनके धर्म में भी, उनके सामाजिक जीवन में भी और उनकी कला में भी, जिसकी चर्चा हम करेंगे, वो उपयोगितावाद होगा। वह समाज में है जो मैंने शुरू में कहा, तो यानी उनका समाज उपयोगितावाद पर बल देता है। इसलिए कला में देखेंगे कि बहुत ज्यादा कलात्मकता या दीवारों आदि पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पेंटिंग वगैरह करनी जैसी बात आपको दिखाई नहीं पड़ती। सादे दीवार होते हैं और बाहर के दीवार उनका क्या होता है, वो एक मोटे तौर पर ईंटों का, सादे ईंटों का, यानी ज्यादा साज श्रृंगार आप दीवारों पर नहीं देखेंगे। तो यहां कला उपयोगितावादी है, वो अनावश्यक तौर पर चीजें खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं बैठे हैं। नकली चमक दमक की भी जरूरत नहीं है, उतनी की जरूरत है वह जैसे बहुत अच्छे बर्तन, कुछ बर्तन है, कुछ मर्तमान वगैरह वो हाई क्लास के मिले, तो वह भी वर्गीय आधार की पहचान करवाता है।
तो कुल मिलाकर जो हड़प्पा का समाज है वह समाज विभिन्न अर्थों में आधुनिक समाज की झांकी है, जो मूलतः उपयोगितावादी सिद्धांत पर चलने वाला समाज दिखलाई पड़ता है, जहां बहुत सारे वर्ग हैं, वह विभाजन भी है, लेकिन वर्ग संघर्ष की जगह पर वर्ग सहयोग है, जहां नारी की स्थिति अच्छी भली है, मोटे तौर पर शिक्षा की स्थिति बेहतर है, लोगों के मरने के बाद के जीवन पर विश्वास आदि है, कलात्मक मूल्य और उसकी रुचि आदि पर भी हम लोगों ने बात की। तो यह बातें, इतनी ही बातें हैं जो 100-125 शब्दों के भीतर आप शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे तो 60% प्लस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यह आपको हड़प्पा सभ्यता के समाज की सबसे बेहतर संकल्पना के तौर पर उपलब्ध होगा। थैंक यू।